बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे लेक्चर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। क्योंकि काफ़ी लेंथी लेक्चर था तो इस वजह से मैंने क्या किया था कि हाफ पहले बना दिया था और बाकी रहता जो है इस वीडियो में बना दूंगी। आज के सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं वो हैं गो टू स्टेटमेंट, और इसके बाद कुछ गाइडलाइंस होंगी और एंड पे टिप्स हो जाएंगी। तो गो टू स्टेटमेंट क्या होती है? वैसे ये आपके पेपर में आ सकती है एज अ क्वेश्चन एमसीक्यूज, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर आपको इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर इसका यूज़ नहीं बताया जाएगा। सिर्फ ये बताएंगे, कह रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर कर लिया है जैसा कि सीक्वेंस हो गया, उसके बाद डिसीजन कंस्ट्रक्ट हो गया, रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसके अंदर आपने कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। जो डिसीजन वाला था उसमें इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी। रेपिटेशन वाले में क्या पढ़ा था? वाइल, डू वाइल लूप या फिर फॉर लूप पढ़ी थी। ये आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं कि रेपिटेशन कंस्ट्रक्शन में या स्ट्रक्चर्स में कौन सी चीज़ यूज़ होती है, डिसीजन कंस्ट्रक्ट में क्या यूज़ होता है, तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस वाली क्या होती है? एक सिंपल सी स्टेटमेंट होती है सीक्वेंस के अंदर, वन आफ्टर दी अदर। उसके बाद अब यहाँ पर कह रहे हैं देयर इज़ अ स्टेटमेंट इन द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल, फोर्ट्रॉन, उसके बाद सी लैंग्वेज। ये क्या करती हैं? इनके अंदर होती है गो टू स्टेटमेंट। अब गो टू स्टेटमेंट वो होती है जो अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन होती है। ये इनके इसका कोई पता नहीं है कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, बार बार भी एग्जीक्यूट हो सकती है। तो इसलिए कह रहे हैं गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू जंप दी कंट्रोल एनी वेयर बैक एंड फोर्थ। अब समझ लो यहाँ पर आपने जो iostream.h वाला प्रोग्राम शुरू किया है ना, उसके अंदर आपने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आप काम कर रहे हो, लेकिन जो गो टू स्टेटमेंट है ना, वो प्रोग्राम के किसी दूसरे हिस्से में, समझ लो ये नीचे आपने एक और ब्रैकेट के अंदर पार्ट लिखा हुआ है। पूरा टोटल प्रोग्राम एक ही है लेकिन उसके पार्ट्स बने हैं। तो यहाँ से चलती हुई गो टू जो स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर ला सकती है, और अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो, पीछे जाना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ पर भी लेके जा सकती है। तो ये होता है गो टू स्टेटमेंट का काम। इसीलिए कह रहे हैं हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है, इसको बाद में इसका जो रिकॉर्ड होता है वो रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब ये कह रहे हैं ना यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं, इनके अगर गो टू स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हो तो उसको डिकोड करना, उसके एरर्स निकालना, हर एक चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह के कोड को क्या कहते हैं? स्पैगेटी कोड। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब कह रहे हैं व्हेन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इट वाज अर्ज नॉट टू यूज़ दी गो टू स्टेटमेंट। यानी कि जब प्रोग्राम स्ट्रक्चर प्रोग्राम शुरू किया गया था तो इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया था जो गो टू स्टेटमेंट है हम उसका यूज़ ना करें। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपनी लैंग्वेज के अंदर गो टू को यूज़ नहीं करेंगे, अपने प्रोग्राम्स के अंदर इसको यूज़ नहीं करेंगे। गाइडलाइंस के लिए मैंने यहाँ पर, आप इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। मैंने बनाए हैं, आप कह सकते हो हेडिंग्स बनाई हुई हैं जहाँ पर मैं आपको एज इट इज़ जो इसमें ख़ास बात बताई गई है ना वही समझाऊंगी, बाकी आप खुद इसको लाजमी रीड कर लेना। तो हम चलते हैं पीपीटी स्लाइड्स पे। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स बताऊंगी, बाकी की डिटेल आप खुद पढ़ सकते हो। शुरू में उन्होंने बताया है कि जो ब्रेक होता है ना, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ब्रेक के आगे उसके बाद सेमी कॉलन, ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, तो वो गाइडलाइंस में कह रहे हैं कि कम से कम उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। वहीं लगाएं जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो, जैसा कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद गो टू स्टेटमेंट जैसा कि अभी हमने पढ़ा है वो भी कह रहे हैं कि कम से कम यूज़ करें, कोशिश करें कि आप उसका इस्तेमाल ना करें, उसके आगे कोई और चीज़ का इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद कह रहे हैं जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है ना, कंटिन्यू के आगे भी सेमी कॉलन होता है। अगर आपसे पूछे ना कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, तो ये कंटिन्यू लिखा हुआ है, इसके आगे सेमी कॉलन, तो इसको इसी तरह यूज़ करेंगे। अगर ब्रेक का पूछें तो ठीक ब्रेक लिखना है और उसके बाद सेमी कॉलन डाल देना है। ये भी कह रहे हैं इसका जो यूज़ है प्रॉपर वो बहुत गौर से सोच समझ के करना चाहिए। कंटिन्यू भी लूप को छोड़कर अगली इरिटेशन पर ले जाता है, इससे कम इस्तेमाल करें ताकि लॉजिक वाज़िया रहे। उसके बाद है मेक प्रोग्राम मॉड्यूलर, बड़े प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में बांटे ताकि समझना, तब्दील करना और ठीक करना आसान हो जाए। इनके जो गाइडलाइंस आपको दी गई है ना, ये उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट रूल, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट, यानी कि आसानी से उसके अंदर दाखिल होना और बाहर जाना आसान हो जाए। उसके बाद है बस स्टॉप एनालॉजी,
जैसे बस में एक दरवाज़ा चढ़ने के लिए और एक उतरने के लिए होता है, वैसे ही प्रोग्राम में अलग एंट्री और एग्जिट रखने से लॉजिक वाज़ेह और तरतीब रहता है। ये शुरू के प्रोग्रामर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। अगर इस गाइडलाइन की शॉर्ट सी समरी देखी जाए तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल कम करें, अवॉइड करें। उसके बाद कह रहे हैं डोंट यूज़ गो टू को यूज़ ही ना करें, कोशिश करें उसको यूज़ ना ही करें, क्योंकि अगर आप उसको यूज़ करेंगे प्रॉब्लम आपके अपने लिए बनेगी। उसके बाद है फॉलो सिंगल एंट्री एग्जिट रूल, कीप प्रोग्राम फ्लो क्लियर एंड सिंपल। अब वापस आते हैं अपनी बुक की तरफ, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ रूल्स हैं कंस्ट्रक्शन के या स्ट्रक्चर बनाने के प्रोग्रामिंग के अंदर या फ्लो चार्टिंग के। सबसे पहला रूल जो है, स्टार्ट विद द सिंपल फ्लो चार्ट, यानी कि ऐसे फ्लो चार्ट के साथ बनाएं जिसका वो जो नहीं होता स्टार्ट हो, उसके बाद प्रोसेस हो, प्रोसेस ये बॉक्स होता है उसके लिए, और उसके बाद एंड के लिए भी ओवल किस्म का यूं बना होता है। सिंपल सा चार्ट बनाओ, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं दिस इज द सिंपलेस्ट फ्लो चार्ट। ये आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है, तो इस वाले चार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट को क्या कहते हैं। उसके बाद है यूज करें रेक्टेंगल्स। अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट अ प्रोसेस विच कुड बी इनपुट आउटपुट और एनी अदर प्रोसेस। और ये इसमें क्या होता है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू रेक्टेंगल्स, यानी कि स्प्लिट अप करें आप अपने प्रोग्राम को, जिनके बहुत बड़ा समझ लो प्रोग्राम है, उसको समझने में मुश्किल होगा तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बना लो, जिनके रेक्टेंगल्स को यूज़ करो, छोटे पार्ट्स में करो ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। तीसरा है एनी रेक्टेंगल कैन बी रिप्लेस्ड विद अ स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्टिंग कंस्ट्रक्ट, या कोई भी रेक्टेंगल जो है दूसरे जो स्ट्रक्चर फ्लो चार्टिंग होती है उससे रिप्लेस की जा सकती है। उसके बाद कह रहे हैं रूल नंबर 2, 3, यानी कि ये वाला जो है ना स्प्लिटिंग वाला काम, टुकड़ों में करने वाला काम, इसको आप बार बार यूज़ करो। यहाँ से मैं आपको पीपीटी स्लाइड पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। रूल नंबर 1 में क्या कहा है, शुरू हमेशा एक सादा फ्लो चार्ट से करें, यानी कि जब भी आप फ्लो चार्ट बनाए तो एक सादा सा बनाएं, ठीक है। उसके बाद है कोई भी प्रोसेस बॉक्स रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बॉक्स, दो छोटे रेक्टेंगल से बदला जा सकता है, यानी कि उसके पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। उसके बाद है हर रेक्टेंगल को एक कंस्ट्रक्ट, यानी कि स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्ट से बदला जा सकता है, ये नहीं उसकी जगह स्विच, इफ एल्स या लूप जैसे ढांचे स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यही कंसेप्ट सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट को जाहिर करता है। ऊपर जो हमने गाइडलाइंस पढ़ी हैं ये सारी चीज़ें उसको देखो नीचे रिपीट कर रही हैं। उसके बाद 4 पे अगेन से बताया गया है रूल नंबर 2 और 3 को बार बार रिपीट करें ताकि आपका जो प्रोग्राम है उसको समझने में आसानी हो। तो अभी यहाँ पर आपका हो गया सारा काम ख़त्म। एक सैम्पल प्रोग्राम दिया गया, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक उसी तरह प्रोग्राम की स्टार्टिंग की गई है। यहाँ पर आपकी जो सैलरीज होती है ना उसके बारे में बताया गया है कि किसकी सैलरी ज़्यादा होगी, किसकी सैलरी कम होगी। आपने सी आउट आपको नज़र आएगा, सी आउट पहले क्यों है, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा प्लीज़ एंटर दी सैलरी, तो आप जो भी हो इंसान हैं वो अपनी सैलरी डालेंगे। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है, ये देखो स्विच स्टेटमेंट का ऊपर हमने एक छोटा सा जो सिंटैक्स होता है वो पढ़ा था ना, अभी देखो वो यहीं पे यूज़ हुआ हुआ है, केस लगे होंगे, डिफरेंट केसेस लगे हुए होंगे। और इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये कमेंट्स होते हैं, ये आपकी आसानी के लिए होते हैं, इसको पढ़ते जाओगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर देखो ब्रेक स्टेटमेंट लगाई हुई है, उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें लगाने के बाद वो देखो प्लीज़ एंटर दी सैलरी, उस बंदे ने 15,000 अपनी सैलरी डाली, तो क्या हुआ नेट पेएबल सैलरी माइनस डिडक्शन, उसकी कितनी सैलरी कटिंग होने के बाद बन रही है, तो वो है 14,000, इनके 1,000 उसकी कटिंग होगी। लास्ट पे टिप्स हैं, ट्राई टू यूज द स्विच स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी हमने बुक के अंदर भी पढ़ा है कि आपने बहुत ज़्यादा इफ स्टेटमेंट की जगह यूज़ करो स्विच स्टेटमेंट को। मिसिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच स्टेटमेंट में कॉज अ लॉजिकल एरर। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर क्या किया, स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई, छोड़ दी, तो वो क्या करेगा, लॉजिकल एरर देगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंटैक्स एरर देगा या लॉजिकल एरर देगा। अब कह रहे हैं ऑलवेज प्रोवाइड अ डिफॉल्ट केस इन स्विच स्टेटमेंट, हमेशा एक डिफॉल्ट केस दो जो कि आपकी वैल्यू डाले बगैर भी एक आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा रनिंग करना शुरू कर दे। नेवर यूज गो टू स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम, अब तो ये आपको याद भी हो चुका होगा। मिनिमाइज द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये रिपीट हो गया, ब्रेक को और कंटिन्यू को कम इस्तेमाल करें। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैंने लेक्चर को अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में समझा सकूं, क्योंकि ये शॉर्ट लेक्चर होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाया जाता। आई होप सो आपको समझ आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।